हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्टोरिया एक्सप्रेस पर, जहां आप और हम मिलकर बातें करते हैं इतिहास के बारे में। कुछ पर्सनल रीजन की वजह से नईम अहमद ये वीडियो होस्ट नहीं कर पाए। मैं जिशान मेहमान आपके लिए लाया हूं एक नया एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के महान नायक भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह की अगर मैं बात करूं तो शायद ही कोई भारतीय होगा जिसने भगत सिंह के बारे में कभी पढ़ा या सुना ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। तो चलिए बिना वक्त जाया किए वीडियो शुरू करते हैं और आज कुछ नया जान लेते हैं। चलो, आजादी के इस महानायक भगत सिंह के जन्म के बारे में हालांकि साफ साफ नहीं कहा जा सकता। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था, लेकिन यह भी कहा जाता है कि उनका जन्म 19 अक्टूबर 1907 को हुआ था। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह एक किसान परिवार से आते थे। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच को बदल कर रख दिया और उस पर गहरा प्रभाव डाला। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। साल 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया, तब भगत सिंह बहुत ज्यादा निराश हुए। उसके बाद वह चंद्रशेखर आजाद की लीडरशिप में गठित हुए गदर दल का हिस्सा बन गए। काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को हुई फांसी और 16 अन्य लोगों को हुए कारावास की सजाओं से भगत सिंह इतने ज्यादा दुखी हुए कि उन्होंने पंडित चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ना बेहतर समझा और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे एक अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स को मारा था। सत्रह दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे एएसपी सैंडर्स के आते ही राजगुरु ने एक सीधी गोली उनके सर में मारी। उसके बाद वो बेहोश हो गया। इसके बाद भगत सिंह ने 3-4 गोली दागकर उसके मरने का लगभग पूरा इंतजाम कर दिया। ये दोनों जैसे ही वहां से भाग रहे थे कि एक सिपाही चनन सिंह ने इनका पीछा करना शुरू किया। चंद्रशेखर आजाद ने उसे सावधान किया, अगर आगे बढ़े तो गोली मार दी जाएगी। नहीं मानने पर आजाद ने उस सिपाही को भी गोली मार दी थी। इस तरह इन लोगों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला ले लिया। इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने उनकी पूरी सहायता की थी। एक आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय की सर में लाठी लगने की वजह से मौत हो गई थी और उसी बदले की आग में भगत सिंह झुलस रहे थे, जिसका बदला उन्होंने अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को मार कर लिया। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने वर्तमान नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार में यानी संसद भवन में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। बम फेंकने के बाद वहीं पर दोनों ने अपनी गिरफ्तारी दी। भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा ना हो और वो अंग्रेजों तक सिर्फ अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे। हालांकि शुरुआत में उनके दल के सब लोग ऐसा नहीं सोचते थे, पर बाद में लगभग सभी ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की बात मान ली और उन दोनों को इस मिशन के लिए चुना गया। पहले से ही बनाए गए प्रोग्राम के अनुसार 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में इन दोनों ने एक ऐसे स्थान पर बम फेंका जहां पर कोई मौजूद ही नहीं था। पूरा हाल धुएं से भर गया। भगत सिंह चाहते तो भाग भी सकते थे, पर उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि उन्हें सजा कबूल है, चाहे वो फांसी ही क्यों ना हो, इसलिए उन्होंने भागने से मना कर दिया। बम फटने के बाद उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और साथ ही अपने साथ में लाए हुए पर्चे हवा में उछाल दिए। इसके कुछ देर बाद ही पुलिस आ गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।
जेल में भगत सिंह लगभग 2 साल रहे। जेल में रहते हुए भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। उनके उस दौरान लिखे गए लेख और सगे संबंधियों को लिखे गए लेटर आज भी उनके विचारों के दर्पण बने हुए हैं। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों हूं। कहा जाता है कि भगत सिंह ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे और वो पूरी तरह से नास्तिक थे। जेल में भगत सिंह और उनके साथियों ने लगभग 64 दिनों तक भूख हड़ताल की और उनके एक साथी यतीन्द्रनाथ दास ने तो भूख हड़ताल में ही अपने प्राणों की आहुति भी दी थी। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129 और 302 के तहत अपराधी करार दिया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा लगभग 68 पन्नों का फैसला सुनाया गया जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाने के साथ ही लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भगत सिंह की फांसी की माफी के लिए अपील भी दायर की गई, किंतु यह अपील 10 जनवरी 1931 को अंग्रेज सरकार द्वारा रद्द कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा माफी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की कि अंग्रेज सरकार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मानवता के आधार पर फांसी की सजा माफ कर दे। भगत सिंह की फांसी की सजा माफ करवाने हेतु महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से एक बार फिर से बात की और 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने विभिन्न तर्कों के साथ, विभिन्न माध्यम के साथ माफी के लिए अपील दायर की गई। हालांकि ये सब भगत सिंह की इच्छा के खिलाफ हो रहा था क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ की जाए। 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह और उनके 2 साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी से दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें वह पूरी करने का समय दिया जाए। जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें सूचना दी कि उनकी फांसी का वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा था ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से अच्छी तरह से मिल ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछालकर बोले ठीक है अब चलो। फांसी पर जाते समय तीनों क्रांतिकारी गाना गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। डर और खौफ का नामो निशान इन क्रांतिकारियों के चेहरे पर दूर दूर तक नहीं था। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए इसके डर से अंग्रेजों ने पहले उनके मरे हुए शरीर के टुकड़े किए, फिर उसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए जहां मिट्टी का तेल डालकर उनको जला दिया गया। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए। इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश के अधजले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंक दिया और वहां से भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने इनके मृत शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा किया और पूरे मान सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया गया। भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। इसके बाद लोग अंग्रेजों के साथ साथ गांधी को भी इनकी मौत का जिम्मेदार समझने लगे। इस कारण जब महात्मा गांधी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हिस्सा लेने जा रहे थे तब लोगों ने काले झंडों के साथ गांधी जी का स्वागत किया। 1-2 जगह पर महात्मा गांधी पर हमला भी हुआ किंतु सादी वर्दी में उनके साथ चल रही पुलिस ने उन्हें बचा लिया। आज भी भारत और पाकिस्तान की जनता भगत सिंह को आजादी के दीवाने के रूप में देखती है जिसने अपनी जवानी सहित सारी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। पाकिस्तान के पंजाब के गांव बंगा में ज्यादातर आबादी उन लोगों की है जो बंटवारे के वक्त हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे। गांव की एक हवेली में इस 2 कमरे के मकान में करीब 1 सदी पहले हिंदुस्तान की आजादी के इस दीवाने भगत सिंह ने आंखें खोली थी। भगत सिंह के मकान और उनके गांव को फैसलाबाद के जिला प्रशासन ने ऐतिहासिक धरोहर करार दिया है। उसकी मरम्मत भी की गई है और उसको आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोकर रखने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि आने वाली पीढ़ियां आजादी के इस दीवाने की जिंदगी के बारे में जाने और उससे प्रेरणा लें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और जो भी जानकारी आपके साथ शेयर की गई है उसके बाद आप इस महान नायक को अच्छे तरीके से जान पाए होंगे।
अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आपसे फिर गुजारिश है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो यही चीजें जो हमको मोटिवेट करती है आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।